हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है आपका 4 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन पेपर। शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी शिफ्ट के आपका सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले मैंने जस्ट आपको कल रात को मैंने आपको इसी शिफ्ट का आपको मैथ का सारा क्वेश्चन करा दिया। तो ये वाला आपका मैंने रीजनिंग खत्म करके ये भी मेरा 4 तारीख का भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका आगे बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे मेरा आपका सेट नंबर 7 होने जा रहा है रीजनिंग का। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने अभी तक आपका 7 सेट पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आज मैंने आपका यहाँ पास पजल रख लिया। ठीक है, जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आपका पजल पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, या फिर आपको सिटिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पास आपका 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपका। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोगों को पूरा अच्छे से तैयार रहना कि किस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट या फिर आपको पजल सॉल्व करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब पजल की ओर आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पास देखते हैं आपका पजल में क्या बोला गया है। और फ्रेंड बोलना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता हो तो आप दोबारा से सुनिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इस पजल में क्या बोला आपका, वाई आर एम जे और बी 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीशियन और अकाउंटेंट, और 5 उपकरण अर्थात मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट और कंप्यूटर यथशिक्षक क्रम में है। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे को और केवल एक ही उपकरण को ले सकता है। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि कोई 5 व्यक्ति है। ठीक है, जो कि आपका नाम दे दिया वाई आर एम जे और बी। वो आपका व्यवसाय करते हैं जिसके रूप में आपका वो आपका इंजीनियर है, या फिर आपका डिजाइनर है, या शिक्षक है, या फिर आपका तकनीशियन है, या फिर आपका अकाउंटेंट के रूप में आपका काम कर रहे हैं 5 व्यक्ति। अब बोला जा रहा है वो लोग आपका 5 उपकरण यूज करते हैं, जिसमें आपको क्या बोला आपका मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट और कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बोलिए आपका एक व्यक्ति आपका केवल एक ही उपकरण को यूज करता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो आपका एक व्यवसाय है वो आपका केवल एक समय में एक ही आपका उपकरण यूज कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स, यही आपका यहाँ पास बोला गया। तो ये था आपका इंस्ट्रक्शन, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया था। ठीक है, तो अब देखिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। और 5 आपका व्यवसाय दिया हुआ जिसमें आपका डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, टेक्नीशियन और अकाउंटेंट है। और आपका 5 उपकरण दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 लोगों का जगह बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 5 लोगों का जगह बना लेता हूँ। तो ये आपका 1 जगह हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो चुका, ये आपका 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पास मैं काम करता हूँ। यहाँ पास आपका ये आपका आदमी, और ये आपका मैं यहाँ पास डिजाइनर है, और ये लोग उपकरण यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ते हैं। आपका क्या बोला पॉइंट में, क्या बोला आपका एम के पास एक कैलकुलेटर है और वो ना ही शिक्षक है ना ही तकनीशियन है। देखिए क्या बोला आपका, एम के पास क्या है, कैलकुलेटर है। यानी एम जो व्यक्ति है उसके पास कैलकुलेटर है। तो मैं यहाँ पास एम को बैठा देता हूँ, और उसके पास क्या है, कैलकुलेटर है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कैलकुलेटर। तो मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, जिसे समझ आएगा हम लोगों को कि एम के पास कैलकुलेटर है। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब क्या बोला है वो साथ में कि उसके पास ना तो वो आपका शिक्षक है और ना ही वो आपका तकनीशियन है। मतलब आपका वो पेशे से ना तो आपका शिक्षक है ना तो वो आपका तकनीशियन है। तो यहाँ पास मैं यहाँ पास इसका पेशे को लिख रहा था इस जगह पे। तो अभी मुझे नहीं पता है कि एम आपका है क्या। ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको बोला है कि शिक्षक और तकनीशियन नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर इसको काट इसको क्रॉस करके लिख देता हूँ कि वो आपका टीचर नहीं है, यानी आपका शिक्षक नहीं है, और क्या नहीं है, और एक आपका टेक्नीशियन नहीं है। यानी यहाँ पास मैं ये भी लिख लेता हूँ कि वो आपका टेक्नीशियन भी नहीं है। बात को समझ रहे होंगे, जो जो बोला है बस मैं वही वहाँ पास लिख रहा हूँ। तो क्या बोला आपका एम के बारे, वो टीचर और टेक्नीशियन नहीं है। क्लियर है, यानी ये मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला देखिए पॉइंट क्या बोला आपका, डिजाइनर के पास टैबलेट है। तो क्या बोला जा रहा है, जो आपका डिजाइनर का पोस्ट पे है या जो डिजाइनर का व्यवसाय कर रहा है उसके पास आपका टैबलेट उपकरण है। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, अब दूसरा वाले में बॉक्स में यहाँ पास लिख लेता हूँ उसके पास टैबलेट है। तो ये टैबलेट मैंने नीचे लिख दिया। अब वो क्या बोला, वो आपका डिजाइनर है। तो यहाँ पास मैं बगल में उसका डिजाइनर के बारे लिख लेता हूँ, क्योंकि वो आपका पेशे से डिजाइनर है। अब ये किस व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ फिलहाल नहीं पता, खत्म है। यानी मेरा ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब तीसरा वाला पॉइंट में देखिए क्या बोला आपका, जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वो ना ही एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। तो अब देखिए क्या बोला आपका कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल होगा वो आपका ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है। बात को समझ गए।
यहाँ पास ये वाले पॉइंट को मैं अभी थोड़ा देर के लिए हटा के रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पास यूज़ नहीं किया हूँ, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। बोला बस सिंपल सा कि जिसके पास मोबाइल है वो आपका अकाउंटेंट नहीं है और ना ही शिक्षक है। तो मेरे को नहीं पता कि किसके बारे में बोला जा रहा है फिलहाल, तो मैं दूसरा वाले पॉइंट को बढ़ता हूँ आगे। तो चौथा नंबर पॉइंट में क्या बोला आपका, वाई एक इंजीनियर है, माफ़ कीजिएगा, वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। तो चलिए आपको क्या बोला है, वाई के बारे में बोला है कि वाई एक इंजीनियर है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ दूसरे वाले बॉक्स में, यानी कि 5 लोग हैं तो वाई अब क्या है, इंजीनियर है। तो मैं इस वाले जगह पे इंजीनियर लिख लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे जैसे बोल रहा है बस मैं वैसी वैसी कर रहा हूँ। वाई आपका इंजीनियर हो गया। अब क्या बोला है, उसके पास कंप्यूटर और मोबाइल नहीं है। तो मैं इस जगह में लिख लेता हूँ क्रॉस करके कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है और क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है। कॉम का मैं कंप्यूटर में सिर्फ COMP लिख लो, जैसे समझ आएगा। कंप्यूटर और मोबाइल नहीं है। ये मैं अपना मोबाइल भी यहाँ पर काट दिया हूँ। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यानी मेरा 4 नंबर वाला पॉइंट भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे 5 नंबर। उसमें क्या बोला आपका, जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। देखिए क्या बोला आपका, जे एक तकनीशियन है और बी आपका शिक्षक नहीं है। तो चलिए क्या बोला है आपका जे के बारे, कि जे एक आपका तकनीशियन है। तो चलिए मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ कि जो जे व्यक्ति है वो एक आपका टेक्नीशियन है। तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ उसका टेक्नीशियन के बारे। तो ये मैं उसके बारे में लिख लेता हूँ टेक्नीशियन है, ठीक है। बात को समझ गए, यहाँ पास मैंने टेक्नीशियन लिख लिया। और क्या बोला आपके साथ में कि बी शिक्षक नहीं है, मतलब क्या, बी टीचर नहीं है, इतना भी बोला गया है। तो अब देखिए बात को समझिएगा, बी आपका क्या है, टीचर नहीं है। तो चलिए मैं काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। बी जो है आपका टीचर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ कैसे लिख ले रहा हूँ, बी नॉट इक्वल टू टीचर, जिससे समझ आएगा कि भाई बी आपका टीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पास यही बोला गया है। बात को समझ गए। तो चलिए मेरा फिलहाल ये 5 पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मेरे पास 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 4th और 5th पॉइंट क्लियर हो चुका। सिर्फ मेरा 3rd नंबर पॉइंट बचा हुआ है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, जैसे जैसा बोला था मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए क्या बोला है आपका यहाँ पर, सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, क्या बोला था यहाँ पर आपका, ये देखिए यहाँ देखिएगा, ये पहले वाले पॉइंट में क्या बोला था एम के बारे, कि एम आपका ना तो वो टीचर है ना तो वो टेक्नीशियन है। तो ये अब देखिए, ये जो टीचर होगा वो जब आपका एम टीचर नहीं है तो टीचर फिर कौन होगा, तो टीचर के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बचा, ये वाला नीचे वाला जगह बचा। यानी जो नीचे में आपका जो व्यक्ति होगा वही आपका टीचर होगा, जो कि आपका एम के बारे बोला था, एम टीचर नहीं होगा ना तो वो टेक्नीशियन होगा। तो बस मैंने टीचर को नीचे लिख लिया। अब ये वाले को मैं काट देता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। बात को समझ रहे हैं। और बोला था एम आपका टेक्नीशियन भी नहीं है, तो देखिए टेक्नीशियन को तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जे आपका टेक्नीशियन है, यानी मेरा इसका भी काम नहीं है। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पास मेरा टीचर भी हो गया। अब देखिए 4 लोगों का मुझे व्यवसाय के बारे में पता चल गया। एक व्यवसाय आपका बच गया, वो कौन बच गया, अकाउंटेंट बच गया। तो यानी आपका एम क्या होगा, तो वो अकाउंटेंट ही होगा। यानी मैं यहाँ पास अकाउंटेंट लिख ले रहा हूँ साफ साफ। बस मेरा यहाँ पास ये 5 लोगों का व्यवसाय सब आ चुका है, मेरा बैठ चुका है। अब यहाँ पास आपका फिक्स करना है। तो अब देखिए, अब आपका क्या बोला था, बी, देखिए बी के बारे क्या बोला था, बी टीचर नहीं है, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा था, बी शिक्षक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका टीचर पहले से आपका बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना, टीचर आपका यहाँ साइड में है नीचे वाले में, यानी ये आपका बी नहीं है। तो जब आपका बी यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो सिर्फ केवल एक ही जगह बचा, तो यानी आपका सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ होगा। तो बी मेरा यहाँ आ गया। बात को समझ रहे हैं, यानी मेरा ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। यानी अब देखिए मेरा 5 लोग में से 4 लोग मेरा पहले से बैठ चुके हैं। अब आपका एक ही लोग बचा, कौन बचा हुआ, आर बचा हुआ, यानी आर कहाँ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका यही होगा आर। तो बस आर भी अब आपका हो चुका है क्लियर। अब देखिए अब आपका क्या बचा हुआ था पॉइंट, अब मेरा यहाँ पर सिर्फ उपकरणों का जगह भरना है। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला था वाई के बारे में, कि वाई को जो है, जो आपका इंजीनियर है वो आपका कंप्यूटर और आपका क्या मोबाइल यूज़ नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर और मोबाइल आपका उपकरण यूज नहीं करता है, और आपका कैलकुलेटर और टैबलेट पहले से ही यूज हो चुका है। यानी 2 उपकरण यहाँ हो गए और 2 उपकरण यहाँ हो गए, तो 4 उपकरण तो हो गए ऐसे। तो बचा सिर्फ आपका एक उपकरण। तो जाहिर सी बात है आपका वाई आपका वही उपकरण यूज़ कर रहेगा। तो आपका कौन उपकरण यूज़ करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप ही यूज़ कर सकता है। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर और टैबलेट तो आपका एम और बी यूज़ कर रहा है। तो आपका कंप्यूटर और बोला मोबाइल आपका वाई यूज नहीं करेगा, तो कौन करेगा फिर आपका उपकरण यूज़, तो बचा सिर्फ उसके पास लैपटॉप। यानी जो वाई व्यक्ति है वो आपका लैपटॉप उपकरण यूज़ करेगा। तो यहाँ पास मैं लिख ले रहा हूँ लैपटॉप। खत्म बात।
बस यहाँ पास मेरा अब इसका भी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये सारे को इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए कुछ नहीं होता है इसमें, आपको बस समझ समझ के बनाना होता है, इसमें कुछ नहीं है। जो जैसा जैसा पॉइंट बोला है बस आपको उसको क्लियर करके रखना है, बाद बाकी कुछ नहीं बचता है आपका, और इसको प्रैक्टिस करने का चीज़ है। ठीक है, फिलहाल मैं इस सबको हटा देता हूँ, ये जो उसका जिसका काम नहीं है मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पास आपका क्या बोला है। अब आपका, अब देखिए मेरा हो चुका है इतना दूर तक। आपका मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ा था, 3 नंबर वाला पॉइंट छोड़ा था। देखिए 3 नंबर वाला पॉइंट में क्या बोला था, जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वो ना ही अकाउंटेंट है ना ही शिक्षक है। यानी मोबाइल वाले के पास, मतलब जो जिसके पास मोबाइल है वो आपका अकाउंटेंट नहीं है, साफ साफ। तो अब देखिए, और अकाउंटेंट नहीं है और टीचर नहीं है, तो टीचर मेरा कहाँ है, ये नीचे में दिख रहा है आपको। यानी जो टीचर है वो आपका मोबाइल उपकरण यूज़ नहीं कर रहा है, तो जब टीचर यूज़ नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो टेक्नीशियन करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऊपर वाला आपका क्या होगा, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में आपका मोबाइल आ जाएगा। यानी ऊपर वाले के पास जब मोबाइल आ गया तो अब आपका नीचे वाले के पास क्या होगा, तो नीचे वाले के पास बचा कौन सा आपका एक उपकरण, तो यहाँ पास आपका कौन सा एक उपकरण मेरा, देखिए देखिए देखिए, यहाँ आपका टैबलेट हो चुका है, मोबाइल हो चुका है, लैपटॉप हो चुका है, कैलकुलेटर भी हो चुका है। तो बचा कौन सा आपका, यहाँ पास आपका लैपटॉप, कैलकुलेटर, तो अब आपका बचा कौन सा एक है, तो आपका बचा कंप्यूटर। ठीक है, यानी आर जो व्यक्ति है, जो आपका शिक्षक है, वो आपका क्या यूज़ करेगा, तो कंप्यूटर। तो यहाँ पास मैं COMPB लिख ले रहा। तो बस अब यहाँ पास मेरा ये पजल सॉल्व होता है फ्रेंड्स। तो ये था बस आपका पजल जिसको आपको बनाना था। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो आपको बस देख के सॉल्व करना है। ठीक है, जो चीज़ था बस इसी में था। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो ये रहा इसका 2 क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिया। जैसे कि आपको पता है जो मेन चीज़ होता है आपका वही होता है, उसके बाद आपका जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। ठीक है, तो पूछा है कि आपका निम्नलिखित में तो कौन सा सही संयोजन है। तो मैं इसको ले आता हूँ दोबारा से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब संयोजन कौन सा है सही बोल रहा है। तो देखिए क्या बोला आपका, ए के बारे कि शिक्षक, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए शिक्षक लैपटॉप के बारे बोला जा रहा है। तो शिक्षक लैपटॉप है क्या, मतलब, तो देखिए शिक्षक कहाँ है, तो टीचर है। तो नीचे देख रहे हैं टीचर के पास क्या था, तो टीचर के पास तो कंप्यूटर है, यानी ये आपका गलत संयोजन है। फिर दूसरा वाला देखिए क्या बोला आपका, अकाउंटेंट के पास टैबलेट होना चाहिए। तो देखिए अकाउंटेंट कहाँ है, तो अकाउंटेंट मेरा शुरू में है, और अकाउंटेंट के पास क्या है, तो कैलकुलेटर है, यानी ये भी आपका संयोजन गलत है। अब तीसरा वाला देखिए क्या बोला आपका, टेक्नीशियन के पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो टेक्नीशियन कहाँ है मेरा, तो टेक्नीशियन, ये देखिए टेक्नीशियन यहाँ है, और टेक्नीशियन के पास क्या है, तो मोबाइल है, यानी ये भी आपका गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा सही, यानी आपका इंजीनियर के पास लैपटॉप होगा। तो देखिए कहाँ गया आपका इंजीनियर, तो ये देखिए इंजीनियर आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इंजीनियर के बगल में लैपटॉप है, जो कि आपका कौन व्यक्ति है, वाई व्यक्ति है, यानी ये वाला इसका संयोजन सही है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर के पास लैपटॉप था। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपका, कंप्यूटर किसके पास है। ठीक है, सिंपल सा पूछा कंप्यूटर किसके पास है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर किसके पास है। तो देखिए कंप्यूटर किसके पास था, नीचे में देखेंगे टीचर के पास था, और ये टीचर कौन है, तो ये आर है। बात को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका कंप्यूटर टीचर के पास था, जो कि आर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जो कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब क्या बोला, अब आपका शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुन करें, मतलब भिन्न चुने। तो यानी देखिए सर्कुलर, सर्कल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, डायगोनल, स्क्वायर, लिनियर, लाइन। तो यहाँ पास आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो देखिए सर्कुलर है तो सर्कल भी बोलते हैं, यानी सर्कुलर इसी को बोलते हैं, और सर्कल भी एक ही चीज़ को बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर भी इसी को बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या आपका डायगोनल, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पास आपको पता है स्क्वायर कुछ इस तरीका से होता है, वर्ग। अब आपका क्या बोल दिया, डायगोनल। तो डायगोनल मतलब क्या होता है, ये तिरछा जो का काटता है, तो ये डायगोनल हो गया, और ये आपका स्क्वायर हो रहा है। तो ये अब चीज़ आपको अलग लग रहा होगा। तो यहाँ पास इसका आंसर ये हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन क्या है आपका, लीनियर लाइन। तो लीनियर मतलब क्या होता है, ये इस तरीका से सीधा, और लाइन मतलब ये आपका सीधा। तो यानी आपका ये जो 3 था आपका ए बी डी, वो आपका एक ही तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पास अलग कौन है, डायगोनल और स्क्वायर। तो यहाँ पास आपका भिन्न कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका सीरीज से क्वेश्चन अब पूछा गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है सीरीज में आपका 1 2 6 12 36 72। तो देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका 1 2 6 12 36 72। तो देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा है। ये देखते साथ आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे 1 से 2। तो 1 से 2 कैसे बन सकता है? तो 1 से 2 यानी आपका गुना 2 हो सकता है। फिर 2 से 6 कैसे बनेगा? तो गुना 3 हो सकता है। फिर 6 से 12 तो गुना 2 हुआ। फिर 12 से 36 गुना 3 हुआ। फिर 36 से 72 गुना 2 हुआ। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि गुना 2 हो रहा फिर 3 हो रहा, फिर गुना 2 हो रहा फिर 3 हो रहा, फिर 2 हो रहा फिर 3 हो रहा। यानी अब आगे क्या होगा? तो गुना 2 हो चुका था तो बाद में क्या होगा? यानी 3 होगा गुना। तो बस 3 से गुना कर लेंगे। तो 3 से जैसे गुना करेंगे 3 2 6। तो जैसे आपको लास्ट में 6 होगा यानी लास्ट डिजिट में, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन को ध्यान में रख के कीजिएगा वरना आपका समय लगेगा, जितना लगना है लगेगा ही। थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान देंगे तो आपका कुछ सेकंड बच जाएगा और वही आपको बचाना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, यदि पी का अर्थ गुना है, ए का अर्थ प्लस है, डब्ल्यू का अर्थ भाग है, वाई का अर्थ माइनस है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते जल्दी से। तो 13 हो गया। पी का अर्थ क्या बोला? गुना है, तो गुना में दे देता हूँ 3। फिर ए का क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ प्लस है, प्लस आपका हो गया। फिर 11 आ गया। वाई का अर्थ क्या है? तो वाई का अर्थ आपको माइनस बताया जा रहा है। ठीक है, ये माइनस है ना? हाँ माइनस है। फिर आपका फिर इसके बाद क्या है? 26 है। 26 के बाद क्या आ रहा है आपका? देखिए तो पी आ रहा है। पी का बाद क्या है? गुना है पी का मतलब। फिर आपका 26 के बाद फिर से आपका 6 आया। डब्ल्यू का अर्थ ये आपका क्या है? डब्ल्यू का अर्थ यहाँ पर आपका भाग है तो मैं भाग दे देता हूँ। फिर आपका 13 है और 13 के बाद क्या है? फिर ए है और 19 है। तो ए का अर्थ क्या है? तो ये आपका प्लस है और 19 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बोर्ड मास रूल का ध्यान रख के सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये पार्ट आपका अलग दिख रहा होगा क्योंकि देख रहे हैं प्लस माइनस की जगह आपका अलग होता है, ये भी अलग है। और यहाँ पास आपका ये पूरा पार्ट आपका अलग हो जाएगा, मतलब ये चीज़ पूरा अलग है, यानी ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ये पूरा एक है और एक पूरा एक है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 तिया 39 प्लस 11। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा 13 है। ठीक है, मतलब देखिए 26 गुना 6 अब भाग में 13 है। तो 13 इसको काट देगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा आपका? -12 आ जाएगा काट छाट के। और यहाँ पर क्या हो गया? +19। बस सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो कभी भी बोर्ड मास रूल में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 39 और 11 कितना हो गया? 40 और 50 हो गया। अब 50 और 19 कितना हो गया? 60 और 69। 69 में 12 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 67 57। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, यदि Z 26 है, DO 19 है, IT क्या होगा? तो देखिए Z को जैसे देखा तो आपको बोल रहा है 26 है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में आ गया होगा कि Z का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? 26 ही होता है। और यहाँ पास चेक करने के लिए आपको DO भी दिया, तो D का क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, और O का कितना प्लेस वैल्यू होता है? तो ये आपका 15 होता है। ठीक है, तो 15 4 19, यानी आपको प्लेस वैल्यू को सिर्फ जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा है आपका? IT। तो I का क्या होता है? 9 होता है। और T का क्या होता है? ये आपका 20 होता है। तो कितना हो गया? 20 और 9 29। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं आपको 12 बता चुका हूँ। रीजनिंग में आप लेटर का पूरा अच्छा से याद कर लीजिए कि कौन कितने नंबर पे बैठता है, आगे से भी और पीछे साइड से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तब जाके देखिए आपका रीजनिंग में कितना जल्दी जल्दी आपका सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शो अ सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। तो देखिए यहाँ पास बोला चाहता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको मैथ वाली वीडियो में बता दिया था, तो आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास तो यहाँ पास क्या बोला आपका कि जो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका इसके जैसा सेम रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास यही बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका रिजाइन और कंटिन्यू का क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए रिजाइन मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा रिजाइन मतलब किसी पद का मतलब आपका रिजाइन कर देना यानी छोड़ देना। ठीक है, ये इसका मतलब आपका निकल रहा है छोड़ देना। और फिर कंटिन्यू मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कंटिन्यू मतलब आपका फिर से करना, किसी काम को फिर से दोबारा चालू कर देना। तो यहाँ पास आपका क्या हो रहा है, किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना और फिर आपका चालू कर देना। तो इससे क्या पता चल रहा है, यानी ये आपका उल्टा चल रहा है, मतलब उल्टा बताया जा रहा है। यानी रिजाइन का कंटिन्यू क्या हुआ? उल्टा हुआ, क्योंकि यहाँ पास आपका छोड़ देना फिर ये आपका चालू कर देना, तो ये आपका उल्टा हो गया। या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, बात को समझ के एंटोनिम्स है। तो बस अब ये 4 ऑप्शन में से आप देख लीजिए कौन किसका उल्टा में है, जो आपको दर्शाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा था वही बोला था कि चूज कीजिए कोई का सिमिलर रिलेशनशिप इसी का जैसा। तो चलिए देख लेते हैं आपका 4 ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए पहला का क्या है, रिटेन होल्ड ऑन। तो देखिए अब आपको इसका मतलब फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको बना सकते हैं, वरना इसमें थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका रिटेन होल्ड ऑन।
तो ये ठीक है आपका। क्विट, गिव अप भी सही है, रिडीम, रिस्टोर भी सही है, सेल्वेज, एबेडन, सेल्वेज, एबेडन, तो यहाँ पास इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस लिए होगा। क्योंकि देखिए रिटर्न मतलब क्या होता है, तो रिटर्न मतलब होता है आपका कि कुछ रहने देना, बात को समझिएगा, रहने देना, या फिर इसको बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना खोना, मतलब किसी चीज़ को नहीं खोना, मतलब उसी का चीज़ होना, मतलब थोड़ी देर के लिए जिस चीज़, मतलब कोई एक वस्तु है आपके पास, ठीक है, वो चीज़ आप ही के पास हो रहा है, मतलब वो आप ही के पास है, आप ही के पास चीज़ है वो चीज़, तो ना खोना ये चीज़ है, तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से मीनिंग निकलता है रिटेन का मतलब। ठीक है, और होल्ड ऑन मतलब भी आप लोग जानते होंगे, किसी चीज़ को होल्ड ऑन में मतलब आपको होल्ड ऑन करके रखना, मतलब वो चीज़ है आप ही के पास, तो इस एक टाइप का ये एक ही मीनिंग निकल रहा दोनों का। ठीक है, अलग अलग आपका सेंटेंस में अलग अलग आपका ये यूज़ हो जाते हैं, तो यानी बोल सकते हैं ये इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, यानी आपका सेम मीनिंग निकल रहा है। फिर वही देखेंगे क्विट, गिव अप, तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्विट मतलब क्या बोलता है, आई क्विट, तो मतलब आपका छोड़ रहे हैं, आई गिव अप मतलब सेम निकल रहा है, यानी ये भी आपका दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है। फिर यहाँ देखेंगे रिडीम, रीस्टोर, तो रिडीम मतलब आप लोग जानते होंगे, रिडीम मतलब किसी चीज़ को रिडीम करना, किसी चीज़ जैसे भी, जैसे कोई चेक है आप उसको रिडीम करके कैश फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीका से रिस्टोर भी वही मीनिंग निकल रहा है, किसी चीज़ को आप रिस्टोर कर दे रहे हैं, मतलब आपके पास ही है वो चीज़, तो मतलब सेंस आपका एक ही यहाँ पास भी है। मगर सैल्वेज और एबेडन का मतलब देखेंगे तो सैल्वेज मतलब होता है, क्या होता है मैं बता देता हूँ। सैल्वेज मतलब होता है किसी को बचाना, ठीक है, मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कि आपका रेस्क्यू करना। ठीक है, रेस्क्यू करना, तो यहाँ पर सैल्वेज का मतलब होता है कि बचाना, और एबेडन का मतलब होता है आपका बेफिक्र। ठीक है, मतलब आपका लापरवाह, तो यानी ये थोड़ा आपका उल्टा मीनिंग है, क्योंकि पूरा दिख रहा है ये किसी को मतलब बचाना उसका मतलब होता है, और ये इसका मतलब होता है लापरवाह, तो मतलब क्या हो रहा है, ये इसका उल्टा मीनिंग पता चल रहा है, जो कि ये आपका इसका बोल सकते हैं अपोजिट है। और यहाँ रिजाइन और कंटिन्यू ये भी आपका अपोजिट में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पास आपको थोड़ा मीनिंग पता होने चाहिए, उसके बाद आप भी इसको ईजिली बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए फिर कथन निष्कर्ष से आपका पूछ लिया गया, तो देखते हैं आपका कथन में क्या बोला आपका, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तो मतलब आपका क्या बोल रहा है, कड़ी मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो जी हाँ बात सही है, ये भी ऐसे भी ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कथन में जो भी आपको बोलता है वो आपका खुद में 100% सही होता है, आपको उसी को देख के बताना होता है निष्कर्ष में, चाहे गलत बात ही क्यों ना लिख दें। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पास क्या बोला आपका, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मतलब कड़ी मेहनत का कोई आपका ऑप्शन नहीं होता है। फिर दूसरा कथन में क्या बोला आपका, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं, तो मतलब बात तो क्या बोल रहा है कि जो आपका कठिन परिश्रम करते हैं वो आपका हमेशा सफलता के लिए मतलब आपका आशावादी रहते हैं, मतलब आपका वो ये उम्मीद पे रहते हैं कि हाँ उनका हो जाएगा, इस टाइप से वो आपका कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात बोल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं क्या बोला आपका निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष में बोला है कि कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो बात तो सही बोल रहा। अब क्यों सही बोल रहा है, तो देखिए क्या बोला आपका, कड़ी मेहनत के अलावा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और शुरू में भी आपको क्या पॉइंट बोला था कथन में कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कड़ी मेहनत का, और यहाँ पास क्या बोला, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो बात तो ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है, तो यानी ये मेरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, अब दूसरा वाला निष्कर्ष को देखेंगे। दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला आपका, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, तो बताइए तो साफ साफ पता चल रहा है कि गलत है। क्यों गलत है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी चीज़ अगर आपका निष्कर्ष में अगर आप अपने से बोल दी कि ये निश्चित है या फिर यही होगा पूरा श्योर के साथ, तो वैसे ही थोड़ा देर के लिए गलत हो जाता है। और यहाँ पर देखिए निश्चित बोल दिया, खासकर कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, तो ये तो चीज़ से गलत बात है ना। आप यहाँ देखिए खुद यहाँ पास क्या बोला कथन में ही है, कथन में देखिए, कथन को देख के बताना आपको, कथन में क्या बोला था, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं, मतलब आपका उम्मीद लगा के रखते हैं, आशा करते हैं। यहाँ ये तो नहीं बोला कि आपका ये निश्चित ही आपका वो सफलता प्राप्त करते ही करते हैं, बात को समझ गए। अगर ये बोल देता आपका ये कथन में कि कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा सफलता पाते ही पाते हैं, तब तो ये आपका सही हो जाता है, मगर यहाँ पास तो बोला था आशावादी और यहाँ पास बोल रहा है निश्चित, तो इससे क्या पता चलता है, ये निष्कर्ष आपका गलत होगा, मतलब गलत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये आपका निश्चित ना हो के यहाँ थोड़ा देर के लिए अगर ये बोलता कड़ी मेहनत सफलता के लिए एक रास्ता है, ये बोलता ना एक रास्ता है, तो मैं यहाँ पास बोल सकता था ये वाला निष्कर्ष सही होता, मगर ऐसा नहीं था, यहाँ पास बोल दिया था निश्चित बोल दिया था, यानी इसका कारण ये आपका गलत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत है।
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए कथन निष्कर्ष एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझ में होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको कर सकते हैं। और ये समझ कैसे आएगी, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप इसको सही बना के आएंगे। वरना अगर आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अगर कम है तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, बहुत लोगों से ये गलत भी होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए कहाँ क्या किस तरीका से सोचना और समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, अव्यवस्थित अक्षरों का पूर्ण व्यवस्थित करके एक समार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न को चयन करें। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो सभी जो आपको वर्ड है वो आपका अव्यवस्थित है। ठीक है, मतलब आपका ये अरेंज में नहीं है। आपको क्या बोला है कि इसको अरेंज कीजिए पहले और कोई एक आपका सार्थक शब्द बनाइए, मतलब कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, फिर उसके बाद आप बताइए कि कौन सा इसमें से ऑड है, यानी आपका कोई भिन्न है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पास आपका क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सभी वर्ड को आपका चेंज कीजिए और कोई एक मीनिंग वर्ड बनाइए। तो देखिए ये भी चीज़ आपके लिए भी, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पास, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और समझ होना चाहिए कि क्या वर्ड बन सकता है। तो यहाँ देखेंगे AYAPPA और यहाँ पर देखेंगे WARSTPAGER, यहाँ पास ANGOM। तो यहाँ देखेंगे क्या बन रहा है, आपका पपाया बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका वर्ड को मैंने अरेंज करके क्या बनाया, पपाया। ठीक है, ये हो गया आपका पपाया। क्लियर है, पपाया बन गया, यानी आपका एक फल बन गया। फिर देखेंगे सी नंबर। तो सी नंबर को पहले देखिए, हालांकि मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये आपका भिन्न है। अब किस तरीके से भिन्न है मैं आपको वो बताता हूँ। सी नंबर ऑप्शन देखेंगे क्या है, PAGER। तो PAGER मतलब पता चल रहा है भाई ये तो ग्रैप है, साफ साफ दिख रहा है। ये वर्ड तो ऐसे ही देख के मैंने बता दिया ग्रैप है, तो ये आपका ग्रैप हो गया यानी अंगूर। और फिर लास्ट वाला क्या है, तो ANGOM। तब आप लोगों को पता चल गया होगा ये मैंगो है, तो ये MANGO मैंगो। अब ये क्या है, तीनों आपको पता चल गया होगा, ये तीनों फल है। ठीक है, अब आपका बचा ये वाला WARST। ठीक है, WRAST। अब इसको आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर STRAW। ठीक है, ये कुछ इस तरीका से बन रहा है, स्ट्रॉ बन रहा है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी नहीं बन रहा है, स्ट्रॉ बन रहा है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल मेरे हिसाब से तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। स्ट्रॉ मतलब आपको होता है पाइप होता है एक तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका भिन्न हुआ, क्योंकि ये तो तीनों फल हुए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए फिर से आपका कथन निष्कर्ष है। ठीक है, तो देखते हैं कथन में अब की बार क्या बोला आपका। तो कथन में बोला गया क्या, कक्षा में मुख्यत लड़कियां बुद्धिमान है। क्या बोला आपका, कक्षा में ज़्यादातर लड़कियां बुद्धिमान है, मतलब आपका ज़्यादातर लड़कियां इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। तो चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला अब आपका, निष्कर्ष में बोला है क्या, कक्षा में लड़के नहीं हैं, कक्षा में लड़के नहीं हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया साफ साफ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बात ही नहीं किया गया। सिर्फ क्या बोला कथन में कि जो कक्षा यानी जो आपका क्लास में ज़्यादातर लड़की, मतलब आपका मैक्सिमम लड़की जो है वो आपका इंटेलिजेंट है। अब इससे ये तो नहीं पता चल रहा है भैया कि आपका यहाँ पर कक्षा में लड़के ही नहीं है। तो ये तो आप 100% पूर्ण रूप से तो आप कह नहीं सकते हैं। और मैं आपको बताया हूँ, आज फिर बताता हूँ कि जब तक आप 99% में भी अगर रहते हैं ना कि आपका ये निष्कर्ष सही इतना हो रहा है, तब भी जाके आपका ये निष्कर्ष गलत हो जाता है। जब तक आप 100% पूर्ण रूप से ना कह दे तब तक ये आपका निष्कर्ष सही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बोला था, कक्षा में लड़के नहीं है, तो या तो 100% पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, यानी ये क्या होगा, मेरा ये निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोला आपका, कि कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। तो हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, तो ये सही मतलब है। क्योंकि यहाँ पास क्या बोला है, जो क्लास में जो है ज़्यादातर लड़कियां वो आपका बुद्धिमान है। तब ज़्यादातर लड़कियां बुद्धिमान हुई तो क्या हुआ, बचा तो मतलब ज़्यादातर, तो कुछ तो बचे होंगे ना। तो जो कुछ बचे होंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं होगी। और यही तो आपका बोला निष्कर्ष में, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, मतलब ये सही है, यानी ये मेरा निष्कर्ष सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष दो तर्कसंगत है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से लेटर में है, तो क्या करेंगे, पहले जल्दी नंबर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पास फिलहाल देखते हैं, सी का 3 नंबर हो गया, ए का 1 नंबर हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, फिर ये 4 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया। फिर यहाँ पे देख लेंगे 1 हो गया, 25 हो गया, या जे का 10 हो गया। फिर सी का देखेंगे, सी का कितना नंबर हो गया, 3 नंबर, एल का 12, फिर 2, फिर आपका 25 और फिर पी का 16। तो अब देख लेते हैं पैटर्न, आपको समझ आ गया होगा। देखिए 3 से 2 जाएगा तो 1 हो जाता है,
फिर 1 से 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 मतलब क्या था, ए था। ए से 1 पहले लेंगे तो जेड आ जाएगा, और जेड का पहले एक और लेंगे तो वाई आ रहा है, यानी 2 ही घटा आ रहा है, यानी 2 घट रहा है। फिर 12 से 10 हुआ, 5 से 3 हुआ, 14 से 12 हुआ, 4 से 2 हुआ, 1 से फिर 25 हो गया, यानी 2 घटा, 18 से 16 हुआ। तो समझ आ गया आपको पैटर्न क्या चल रहा है, यानी 2 घटा दिया जा रहा है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, स्टेबल का पूछा है, तो स्टेबल मतलब एस का मतलब 19, 19 से 2 जाएगा 17, 17 में क्या होता है, क्यू। तो चलिए बात खत्म, क्यू वाला सही होगा, यानी ये सही होगा, ये तो सही होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, खत्म कर दीजिए बात को। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से देखिए क्यू आर दोनों में है, यानी ये भी चलेगा सही, वाई तक भी है, वाई तक भी है। चलिए ये वाला चौथा नंबर वाला में आपको थोड़ा डाउट होगा, डायरेक्ट जाके चौथा नंबर वाले वर्ड को चेक कर लीजिए, यानी बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर में आता है। अब 2 नंबर में आया तो 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 में क्या चल रहा था, फिर से जेड नंबर पे पहुंच जाता है। बात समझ गए, तो जेड नंबर क्या होगा, तो जेड किस में आपको दिख रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसी तरीके से करना होता है जिससे आपका समय कम लगता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए फिर से आपका एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला आपका, एक कोड भाषा में कोस्टली डाइनिंग टेबल को NOBCP के जैसे लिखा है, कैनॉट बाय टेबल को ESANDQ के जैसे लिखा है, तो टेबल किस तरीका से लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं टेबल किस तरीका से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या क्या है, कैनॉट बाय टेबल, और यहाँ क्या है आपका कॉस्टली डाइनिंग टेबल। तो देखिए दोनों में टेबल आपको समान दिख रहा है, तो देख लेते हैं भाई टेबल आपको मतलब कि टेबल का कोड जो होगा दोनों में होगा, तो दोनों में से कॉमन कौन सा है, क्योंकि सिर्फ टेबल ही कॉमन है। तो यहाँ देखेंगे AN भी, यहाँ देख लीजिए AN ही हो गया कोड, क्योंकि दोनों में आपका AN है, तो टेबल का कोड क्या हो गया, AN, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है, ये बना, फिर आपसे ये वाला पूछा है, फिर इसके बाद ये बन रहा, फिर आपका ये बन रहा है। तो यहाँ पास एक काम कीजिए, आज ये वाला आप लोगों के लिए, ये वाला आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि इसका सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पास इंग्लिश में लिखा है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला है आपका। यहाँ पास आपका देखते हैं, तो देखिए बोला है आपका M इज अ ब्रदर ऑफ G हु हैज़ अ सिस्टर ऑफ C, हाउ इज M फादर रिलेटेड टू C सन। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपका, M आपका क्या, M इज अ ब्रदर ऑफ G, तो बोला जा रहा है M आपका भाई है G का। तो कैसे मैं बनाता हूँ, M आपका भाई है किसका, G का, तो M आपका पुरुष हुआ, जब मैं बता चुका हूँ जो आपका पुरुष होता है मैं उसका प्लस का साइन देता हूँ, और जो महिला होती है उसको मैं माइनस का साइन देता हूँ। तो M आपका क्या बोला, M आपका भाई है, अब वो किसका भाई है, तो G का भाई है। क्लियर है, यहाँ तक मेरा। आगे क्या बोला था आपका, M इज अ ब्रदर ऑफ G हु हैज अ सिस्टर ऑफ C, तो G को लेकर बोला गया, G है जो वो आपका सिस्टर है, यानी बहन है, किसकी बहन है, C की बहन है। यानी आपका इसका भी मुझे लिंक के बारे में पता चल गया कि ये आपका महिला है, तो मैं यहाँ माइनस का साइन दे देता हूँ। अब आपका क्या बोला, आपका G सिस्टर है किसका, C का सिस्टर है, तो यहाँ पर मैं इसको बगल में ही C लिख ले रहा हूँ। क्लियर है, यानी ये जो आपका 3 लोग हैं वो आपका भाई बहन है, ठीक है। मगर अभी यहाँ पर C का जेंडर मुझे नहीं पता है कि C आपका जो है महिला है या पुरुष है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपका, हाउ इज M फादर रिलेटेड टू C सन। तो देखिए क्या बोला आपका, M का पिताजी, ठीक है, M का पिताजी कौन होगा, कोई होगा, जो भी होगा पिताजी है चूंकि, तो इसको मैं प्लस का साइन दे देता हूँ। तो क्या बोला है आपका, वही M का पिताजी आपका C का सन के साथ कैसा संबंध बनाएगा, तो C का रहा, तो C तो मेरा यहाँ है, और C का क्या बोला, सन बोला है, यानी C का कोई बेटा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। तो यानी अब सन है, तो यानी आपका पुरुष होगा कोई, तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन दे दिया। तो यही पूछा है आपका, M का पिताजी C का सन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए M का पिताजी हो तो आपका C का भी पिताजी होगा, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, मतलब आपका भाई बहन है, ये तो भाई बहन है, और C आपका कोई भी हो सकता है। तो वही पूछा है कि C का जो पुत्र है वो आपका C के पिताजी के साथ कैसा संबंध बनाएगा। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ग्रैंडफादर बनाएगा, क्योंकि देखिए C अगर आपका महिला हो या पुरुष हो, उसका बेटा आपका क्या कहलाएगा उसका पिताजी का, तो आपका मतलब आपका पुत्र मतलब ग्रैंड डॉटर ही कहलाने वाला है। बस यहाँ पास कभी कभी जैसे कि आपका अगर सही में देखा जाए, अगर यहाँ आपका ये आपका कोई प्लस होता यानी कोई पुरुष होता, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। अगर आपका महिला होती तो आपका क्या बोलते हैं, हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन में, डायरेक्ट आपका साफ साफ ग्रैंडफादर लिखा है। तो यहाँ पर आपको बिना टेंशन का क्या करना है, ग्रैंडफादर में मार देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो आपका जब आपका मैटरनल भी दे दे पैटर्नल भी दे दे ग्रैंडफादर, तब जाके आपको क्या मारना है वहां पास ऑप्शन में, तब आपका रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी इसको खोजा नहीं जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ आया होगा। तो ऑप्शन को देख के मारिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए आपका अभिकथन से क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या बोला आपका अभिकथन में। तो बोला गया आपका पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो आपका पत्ता होता है उसका हरा रंग का होने का कारण क्या होता है, एक वर्णक होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्णक को हम लोग पिगमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला है कि कुछ जो आपका ग्रीन लिप्स होता है, मतलब आपका जो पत्ता होता है ग्रीन लिप, उसका ग्रीन होने का कारण क्या है, कोई एक पिगमेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये है आपका अभिकथन। अब कारण में देखिए क्या बोला है आपका कि प्रकाश संश्लेषण का एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए कारण में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बात तो देखिए आपका क्या, यहाँ पास अभिकथन में आपको क्या बोला था, पत्ता हरा होने का कारण उसका एक वर्णक है, और यहाँ पास आपका कारण में क्या दिया जा रहा है, प्रकाश के मतलब का दूसरा चीज बात को बोला जा रहा है। यहाँ पास जो कारण में दिया जा रहा है, आप बता सकते हैं कि ये कारण इसी का कारण है, ये तो कुछ और बात बोल रहा है। यहाँ बस बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस यानी जो का प्रोसेस है वो क्या करता है, आपका एनर्जी को, मतलब सन एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बात आपका गलत नहीं बोल रहा है, ये बात आपका सही बोल रहा है, मगर ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है कि ये इसका रीजन है पत्ता का ग्रीन होने का कारण, मतलब आपका हरा पत्ता होने का कारण ये हरा। तो बात समझ गए, यानी कि कारण आपका सही है मगर ये इसका अभिकथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या हो जाएगा था। देखिए ए, देखिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और आर। ठीक है, यानी आपका कथन और आपका आर जो है कारण, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बात को समझ गए, ये दोनों बात सही था मगर जो आर है वो उसका व्याख्या का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लिया आपका क्या फिर से कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ देखिए एक पेन का स्ट्रिंग का ये आपका बना हुआ, और यहाँ आपसे रिपेनिंग पूछा है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ध्यान जैसे दे दें तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, यहाँ 3 वर्ड का है, यहाँ पास आपका 6 वर्ड का, और आपसे इतना बड़ा पूछ लिया गया। तो जाहिर सी बात है सभी का कोड आपका वही होगा। जैसे पी का आपका कोड 6 होने वाला, ई का कोड 1 होगा, एन का कोड 3 होगा, एक ही क्रम में होगा। तो यहाँ पास बस बता दीजिए रिपेनिंग का। तो रिपेनिंग में आर देखिए है सबसे पहले, तो आर आपको कहाँ मिलेगा, तो आर यहाँ दिख रहा होगा। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई देखेंगे, आई कहाँ है, तो जस्ट आर के बाद आई है, तो यहाँ देखिए आर के आई के बाद क्या होगा, 9 हो जाएगा, यानी 0 9 आपका होगा। और ऑप्शन में भी ध्यान देते चलिएगा, यहाँ देखिए 0 9 सभी में है। चलिए आपको आगे चेक करना होगा। उसके बाद फिर क्या है आपका आर के बाद पी कहाँ देखिए, तो पी कहाँ देखेंगे, तो पी आपको पेन में दिखेगा, पेन का क्या है पी 6 हो गया, यानी 0 9 6, यानी आपका ये दो एक ऑप्शन कट चुका है पहले से, क्योंकि 0 9 3 है। अब अभी भी आपका ये भी कट चुका है, सिर्फ आपका ऑप्शन ए या डी सही होगा। फिर आगे देखेंगे उसके बाद ई का क्या कोड है, तो ई का यहाँ दिख जा रहा है 1, तो ये आपका 1 हो गया। तो बस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पास आपका 0963 है, 3 है, जबकि आपका 1 आना चाहिए था जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा बिना सोचे समझे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बोला है क्वेश्चन। तो बोला है यदि पैसिफिक ओशियन से संबंध है तो बे ऑफ बंगाल क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशियन है तो भैया बे ऑफ बंगाल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सी होगा। क्लियर है, तो ये आपका ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वो फ्रेंड्स ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन जो कि आपका 4 अप्रैल को पूछे गए थे क्वेश्चन, जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा ये भी सेट खत्म होता है। कल मैं फिर आपको नया सेट लेकर आऊँगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पास वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।